उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आने वाला है जनता का फैसला और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट को लेकर नतीजे आने हैं। इसी को लेकर न्यूज 18 पर महा कवरेज आज लगातार जारी रहने वाली है और इस महा कवरेज में आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। यूपी उत्तराखंड में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद रुझान शुरू हो जाएगी। 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अभी 9 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 9 सीट वोटिंग के बाद ईवीएम में प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम स्ट्रांग हो गया है। विपक्षी दल के नेता लगातार बैठे हुए हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, जनता का आदेश आज आने वाला है उत्तराखंड की। पहले नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी और 9 बजे तक माना जा रहा है कि पहला रुझान भी आ जाएगा। ये लगातार जो टैली आप देख रहे हैं, धीरे धीरे अब आप इस टैली को बदलते हुए भी देख सकते हैं। 8 बजे के बाद थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यूपी और उत्तराखंड की 10 सीटों के नतीजे आ जाने हैं और काफी महत्वपूर्ण इन चुनावों को माना जा रहा है। अगर इन चुनावों की खास तौर पर हम बात करें तो सीधे तौर पर टक्कर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच दिखाई दी है। कई मुद्दों को लेकर वार पलटवार भी एक दूसरे पर किया गया, लेकिन जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है ये आज साफ हो जाएगा और कौन कौन से मुद्दे जनता में रहे, चीजें, नतीजे भी। तो हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चलिए, सीट से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद सीट से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि केदारनाथ सीट से हमारे साथ सतेंद्र भरतवाल जुड़े रहेंगे। सबसे पहले फूलपुर सीट की बात करते हैं, सर्वेश दुबे चलते हैं। सर्वेश, जरा क्या हालचाल? अभी 7 बजे का वक्त है और 8 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जानी है, जरा दिखाइए। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त फूलपुर काउंटी में इस वक्त मैं उस गेट पर हूं जहां से लोगों की एंट्री कराई जा रही है, यानी कि जो मतगणना के कार्मिक हैं उनको एंट्री कराई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी हैं एजेंट की एंट्री कराई जा रही है। सुरक्षा की एक डोर फ्लोर मीटर डिटेक्टर लगाया गया है और जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतगणना कार्मिक आ रहे हैं सभी के गले में वो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि परिचय पत्र है। सबको परिचय पत्र जारी किया गया है और उसी परिचय पत्र देखते हुए मतगणना शुरू होगी। और फूलपुर सीट की अगर बात करें तो 43.44% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में तो ये कह सकते हैं कि यहां पर उसके बाद अन्य वोटों की गिनती की जाएगी। तो आप देखिए कि अब यहां हलचल शुरू हो गई है, तमाम यहां पर कार्मिक पहुंच रहे हैं। 103 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 430 बूथ बनाए, 14 टेबलें लगाई गई हैं। एक टेबल पर 4 से 5 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 8 बजे के ठीक 8 बजे ऑब्जर्वर और तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी उनके एजेंट हैं, बैलेट पेपर की पहले जो है बैलेट मतों की पहले गिनती होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो दूसरे ईवीएम के मत हैं उनकी शुरू होगी। माना आ जाएंगे, रुझान आ जाएंगे और 2 बजे तक यहाँ पर मतगणना पूरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि फूलपुर सीट की अगर बात करें तो ये और समाजवादी कर रही है, तो वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी जीत का दावा है। उसका मानना है कि यहाँ पर जो फैक्टर थे वो फैक्टर सुशासन के नाम पर जीत का दावा कर रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफी। और के बाद जीत किसके सिर बत्ती, जीत का सेहरा किसके सिर बत्ता है। आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, लगातार जानकारी। सहयोगी संदीप पांडे भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास आते हुए, गाजियाबाद में भले ही उपचुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो, प्रत्याशी क्या हलचल इस वक्त आप मतगणना केंद्र के बाहर देख पा रहे हैं? मतदान कम रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार इसी सीट पर थे। खैर और सीसामाऊ सीट पे जहां 5 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं गाजियाबाद में 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। अगर गाजियाबाद सीट की बात करें
तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, क्योंकि अब तक हुए चुनाव में 6 बार बीजेपी यहाँ पे जीत चुकी है, 4 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 1 बार सपा और बसपा ने भी यहाँ पे कब्जा जमाया है। वहीं 2017 से ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में है। अगर बात करें यहाँ पर मतगणना की स्थिति के बारे में, तो ये ठीक हमारे पीछे मतगणना स्थल है और 6:30 बजे यहाँ पे स्ट्रांग रूम ओपन कर दिया गया था। जो पार्टियों के एजेंट हैं और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके सामने स्ट्रांग रूम खोला, ईवीएम की चेकिंग हो गई है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर का उसके बाद यहाँ पे मतगणना किस समय तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी तो उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 33% के करीब ही मतदान हुआ है। ऐसे में दोपहर तक यहाँ तस्वीर साफ हो जाएगी कि गाजियाबाद सदर का ताज किसके सिर सजेगा, ये दोपहर तक साफ होने की उम्मीद है। ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज खासतौर से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केदारनाथ सीट की भी बात करेंगे। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। उमेश, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही हो तो जरा दिखाइएगा कि मतगणना कितनी दिलचस्प इस बार है। जी हाँ, देखिए आज चुनावी दंगल का फाइनल रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनावी दंगल का आज फाइनल रिजल्ट है। मीरापुर विधानसभा सीट का भी आज रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर यहां जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही नजर आ रही हैं। मीरापुर विधानसभा सीट का अगला विधायक कौन होगा आज ये पता चल जाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो फाइट है वो रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा के बीच है। ये टक्कर बेहद अहम है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का व्यापक घेरा बनाया गया है। और देखने वाली बात होगी कि आज किसके हिस्से में जीत आती है और किससे हार मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त चुनावी सभाएं की, जबरदस्त चुनावी रैलियां की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी। तो निश्चित तौर पर आज ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा प्यार किस पार्टी को करती है। और ये फाइट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, आजाद समाज पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश पवार जी भी मौजूद हैं। विनेश जी, ये बताइए कि मीरापुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट में मानी जा रही है, आप क्या राजनीतिक समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है और AIMIM भी है, तो यानी निश्चित तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, बहुत रोचक मुकाबला है। असली फाइट क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रालोद गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा के बीच में है, यही मुकाबला होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुकाबला सीधे सीधे राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा के बीच में ही होगा। मगर जो परिणाम है, परिणाम कुछ इस तरह से आकर टिक गया है कि जो तमाम अन्य पार्टियां थी, जिसमें से ओवैसी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, उसमें वो भी मुस्लिम कैंडिडेट थे। समाजवादी पार्टी के अलावा जो बसपा और आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। तो पूरा जो समीकरण जो जोड़ है, जो तोड़ है, वो यही आ रहा है कि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो कितना हुआ है। और ये भी लगता है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए और यहाँ पर तमाम चुनाव है। ये मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव तो है ही, लेकिन जो ये प्रमुख चेहरे इन दोनों पार्टियों के हैं उनका भी चुनाव है। जयंत चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जयंत चौधरी ने भी यहाँ पर रोड शो किया था, चंद्रशेखर आजाद ने भी रोड शो किया था, यानी कई बड़े कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। निश्चित तौर पर चलिए आप बातचीत करते रहिए उमेश, लगातार आपसे जानकारी भी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ केदारनाथ सीट से सत्येंद्र बर्तवाल भी जुड़े हैं, कुंदरकी से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्य मैथल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप चर्चा भी करेंगे, क्या स्थिति है हमारे सहयोगी से जानते हैं
क्योंकि यहाँ पर धीरे 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 जब मतदान प्रतिशत बढ़ा था तो 57% तक पहुंच गया था और काफी तारीफ भी हो रही थी, लेकिन अभी आज क्या स्थिति नजर आ रही है मतदान के बाद? देखिए सीनम, उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें से साहब इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद के मंडी परिषद के उस कैंपस में खड़ा हूं जहां पर मतगणना आयोजित। सबसे पहले जो बैलेट पेपर है, उसके बाद ETBPS यानी कि जो लोग ड्यूटी पे रहते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, उसकी गिनती की जाएगी और फिर करीब 60 बजे से जो मशीन है जाएगा। पर अंदर की में सबसे ज्यादा देर तक मतगणना चलने की उम्मीद जताई जा रही है। 14 टेबलों पर 32 राउंड में यह मतगणना चलेगी, क्योंकि कुंदरकी में 3995 वोट कास्ट हुआ है, यानी कि 57.87% वोट कास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो एजेंट्स हैं वो इस वक्त मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जहाँ अपने संगठन से जुड़े ठाकुर रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक हाजी रिजवान को यहाँ से मुकाबले में उतारा है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि करीब 64% से अधिक मुस्लिम मतदाता इस विधानसभा सीट में है। जिस तरह से हुई है कहीं समाजवादी पार्टी पर भारी नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का एक बड़ा परसेप्शन जो है मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उसमें एक बड़ा बदलाव होगा, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि 64% जिनमें अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम मतदाता हो, और वहां पर अगर बीजेपी की जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और विपक्ष के लिए एक बड़ी हार होगी। क्योंकि जिस तरह से पीडीए का मुद्दा बना, ठीक है राजीव, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी भी हम लेते रहेंगे और 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू हो जाएगी तब तो हलचल और भी ज्यादा इससे बढ़ी हुई नजर आने वाली है। अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं केदारनाथ सीट पर, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड की भी एक सीट है। कांग्रेस की तरफ से यहां पर मनोज रावत चुनावी मैदान में है। बेहद दिलचस्प मुकाबला कि भाजपा और कांग्रेस की राह क्या होगी 2027 की, ये चुनाव तय करने वाले हैं। जरा बताइए, देख रहे हैं। बिल्कुल सीनम, अभी जो केदारनाथ विधानसभा का जो मतगणना है ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार अभी जो कर्मचारी हैं वो स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पे अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाया गया है। अगर हम इस सीट की बात करें तो ये सीट बड़ी दिलचस्प सीट इस टाइम मानी जा रही है। देश में से भले ही 6 प्रत्याशी अभी मैदान में है, लेकिन कड़ा जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। जहां भाजपा ने अपने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को ये यहाँ अभी मौका दिया है, तो वहीं केदारनाथ में जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो इस समय मैदान में है। दोनों के बीच अगर हम बताएं तो काफी टक्कर का इस टाइम मुकाबला देखने को मिला था। 58% इस समय यहाँ पे मतदान हुआ है। और बताएं तो यहाँ पे लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी ने कई जनसभाएं यहाँ की, कई रोड शो इस सीट पे किए, जब चुनाव से पहले हम देख रहे थे। वहीं कांग्रेस का एकजुट भी इस समय देखने को मिला है इस सीट को लेकर। यानी कि ये सीट अगर बात करें तो दोनों जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस, उन दोनों दलों का एक यहाँ पे ये साख तय करेगी कि आखिर में केदारनाथ की जनता ने किस दल को और किस को यहाँ पे अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजेगी। यानी कि ये जो पूरा सिनारियो है ये करीब 12 बजे तक यहाँ पे साफ क्लियर हो जाएगा कि आखिर में केदारनाथ की जो जनता है वो अपना विधायक किसे तय करेगी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार चर्चा अब इस पर कर लेते हैं, क्योंकि आज हर एक पार्टी के प्रवक्ताओं के, नेताओं के, हर किसी के मन में एक हलचल इस वक्त हो रही होगी। 8 बजे से काउंटिंग हालांकि शुरू हो जाएगी और 9 बजे से पहला रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बीजेपी से जान लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, क्या चल रहा है इस वक्त मन में? हाँ देखिए, सुचिता और सुशासन की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। आज तो देश भर में करीब 40 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 2 बड़े राज्यों में जो है आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त है कि हमने सुचिता और सुशासन के तहत काम किया है। योगी आदित्यनाथ जैसा एक ईमानदार नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो लगातार जो है जनता के बीच में, जनता के हित के लिए काम करते हुए आप देखते होंगे कि वो सक्रियता रहते हैं, हमेशा फील्ड में रहते हैं, हमेशा अधिकारियों को कसते रहते हैं। कभी भी आपको योगी आदित्यनाथ जी के पहले भी तमाम मुख्यमंत्री हुए,
कभी भी आपको किसी के अंदर ऐसी कार्य पद्धति या कार्य करने की ऐसी क्षमता नहीं देखी होगी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। एक जवाबदेह सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। कानून का शासन तो यूपी के अंदर चल रहा है, जिसकी यानी कि मिसाल आलोक जी आप भी मान रहे हैं कि ये जो चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव सीधी टक्कर है अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच और उम्मीदवारों का कोई खास रोल नहीं है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा एक सवाल मेरा आलोक जी आपसे ये भी रहेगा कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं इस बार जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगे हैं? निश्चित बात है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है। पिछले 10 सालों से आप देख लेंगे कि तो हमको जनता ने 2 बार बाकी चुनावों में विधानसभा 2/3 बहुमत और हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है। नगर निगम का चुनाव चाहूंगी अशोक जी, आप कह रहे हैं 9 की 9 सीटें जीतेंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मुद्दे क्या क्या रहे? आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार विकास का मुद्दा कहीं गायब हो गया। नहीं, देखिए, मुद्दे तो जो मूलभूत मुद्दे थे वो मुद्दे ऐसे ही थे जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों में से किसी भी एक मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ी है। चाहे जो भी मुद्दा हमारा था, चाहे पीडीए के शोषण का मुद्दा था, संविधान को कुचलने का मुद्दा था, बुलडोजर का अवैध इस्तेमाल का मुद्दा था, पिछड़ों दलितों के आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के आरक्षण लूटने का मुद्दा था, सब मुद्दे ऐसे ही थे। कोई भी एक मुद्दा अगर इसमें अगर भाजपा ने काम किया होता तो उस पर बात नहीं होती। आज देखिए जिस तरह से प्रतियोगी छात्रों का मुद्दा करंट में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि उनके जो भविष्य को ऊपर ग्रहण लगाने का इनका कैसे प्लानिंग थी। तो ये लोग जो बात करते हैं शुचिता सुशासन की, ये सिर्फ किताबी बात करते हैं, जबकि प्रशासन में और इनकी सरकार में देखिए ये सब चीजें कहीं नहीं दिखती हैं। हाँ, किताबों में, नारों में और बातों में और फ्री एंड फेयर फाइट, दोनों चीजें, सीधी और फ्री एंड फेयर फाइट किसी चुनाव में नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का प्रतीक है। जिस तरह से पिस्टल और पैसे का कल्चर डेवलप हुआ भारतीय जनता पार्टी में, ये कल्चर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कितना खोखला है। आपके पास कटेंगे तो बटेंगे जिस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी उस पर खूब पलटवार किया, खूब इस पर बयानबाजी की गई। सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे अब मेरा अगला सवाल रहेगा। सूर्य जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे और कई चुनावों में आपने देखा होगा कि मुद्दे कहीं गायब हो जाते हैं, विकास के मुद्दे खास तौर पर। इस बार के चुनाव में क्या ऐसा कुछ नजर आया आपको? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे भारत को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का सीधा स्पष्ट उत्तर ये है कि इस चुनाव के अंदर मुद्दे विकास के जो हैं, वो जो इस समय मायावती की सरकार है वो तो विकास कर ही रही है, वो विकास में तो कोई कोताही है ही नहीं। लेकिन ये चुनाव जो है ना, ये समाजवादी पार्टी की गुंडई और सुशासन के सामने आमने वर्सेस है। एक बात और कि ये जो चुनाव है ना, इस चुनाव में अगर आप देखें पृष्ठभूमि में तो ज़्यादातर सीटों पे समाजवादी पार्टी पहले से काबिज रही है और यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी हैं इसके अंदर। तो अगर इस चुनाव को ये सेमीफाइनल कहा जाए तो ये अतिशोक्ति ही होगी। लेकिन जिस प्रकार की लगातार चुनाव से ठीक एक दो दिन पहले और चुनाव वाले दिन जिस प्रकार की गुंडई और जिस प्रकार की जो बौखलाहट समाजवादी पार्टी की रही, उससे ये तो दर्शाता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है। अब देखिए, जिस प्रकार की इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति चुनाव से एक दिन पहले कही कि जो उनका आईडी चेक ना किया जाए, ऐसा कभी भला होता है क्या? आप बताइए मुझे। कहीं एक बौखलाहट और एक डर समाजवादी पार्टी का था। उसके अलावा जिस प्रकार से एक दलित बहरहाल के अंदर जो बूथ नंबर 13 पे कजरा गांव में, तो भी ये दर्शा संग जुड़ा और बाबा जी की जो योजनाएं हैं, भयमुक्त प्रशासन है और अजारकता काफी बेहतर हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पैनल भी लगा और न्यूज़ 18 पर ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो आखिरकार इन 10 सीटों पर जब नतीजे आना शुरू होंगे तो उसके बाद किस तरह से पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान बदलते हैं, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक 9 की 9 सीटें जीतने का दावा समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है।